होमिन रास्ते में पूछती है कि लीजिन सर क्यों नहीं आए। तो यून बताता है कि इस केस को हम दोनों ही हैंडल करने वाले हैं। अब दोनों ली एंड सीओ लॉ फर्म में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि मीटिंग तो 2 बजे ही शुरू हो गई, पर इन्हें तो 2:30 बजे का टाइम दिया था। वहीं इधर मीटिंग में हान दियो को बताता है कि तुमने 14 घंटे की ड्यूटी करने के बाद शराब पीकर गाड़ी चलाई। तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक कॉन्टैक्टलेस दुर्घटना हुई जिसमें हमारे क्लाइंट के बच्चे को मानसिक तकलीफ और शारीरिक चोटें आई हैं। इसीलिए हम 200 मिलियन वोन के हर्जाने का दावा करते हैं। दियो कहता है, मैंने शराब नहीं पी रखी थी, मुझे नहीं पता था कि उस कॉफी में वाइन मिलाई गई है। यह सुनकर हान उस पर चिल्लाता है और उस बच्चे की मां कहती है, अगर माफी मांगना चाहते हो तो अपने बच्चे को अपाहिज करो और मेरी सामने लेकर आओ। दियो का दोस्त कहता है, तुम 200 मिलियन कहां से लाओगे? घुटनों के बल बैठकर माफी मांग लो। दियो अंदर से पूरा टूट चुका था और घुटनों के बल बैठकर उनसे माफी मांगने लगता है। और तभी यून आकर उसे खड़ा करता है और पूरी इज्जत के साथ कुर्सी पर जाकर बैठने के लिए कहता है। यून हान से कहता है कि तुमसे यह उम्मीद तो नहीं थी, कम से कम ईमानदारी से तो खेलो। जिसके बाद हान उसकी रिपोर्ट देखकर कहता है कि तुम किस बेसिस पर कह रहे हो कि यह कॉन्टैक्टलेस दुर्घटना है, जब टक्कर लगी ही नहीं तो केस किस बात का? हान कहता है, बच्चे को चोटें वैन के टक्कर हो जाने के डर से आई है, क्योंकि हादसे से पहले वह भली भांति चल भी सकता था, जो अब नहीं कर पा रहा। यून कहता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? हान कहता है, यह तो कॉमन सेंस की बात है। यून कहता है, अब तुम केस कॉमन सेंस के बेस पर लड़ोगे? हमारे पास सबूत है कि टक्कर हुई ही नहीं थी, अब सबूत पेश करने की बारी तुम्हारी है। यह सुनकर हान की बोलती बंद हो जाती है और यून होमिन को लेकर निकल जाता है। लिफ्ट का वेट करते हुए कहता है कि मुकदमे की जो भी तैयारी है वह सब तुम ही करोगी। होमिन कहती है, मैं करूंगी। यून कहता है, क्यों, अभी से डर गई? और होमिन एक्साइटेड होते हुए कहती है, नहीं, मैं पूरी तैयारी करूंगी। वही हान देखता है कि होमिन यून के साथ कुछ ज्यादा ही खुश दिख रही है। अगले दिन हान कोर्ट में वही बात बोलता है जो उसने दियो को बोली थी और 200 मिलियन के हर्जाने का दावा करता है। अब जज साहब डिफेंस की दलील पेश करने के लिए कहते हैं, पर इस बार यून नहीं बल्कि होमिन खड़ी होती है और वह भी पूरे टेंशन के साथ। होमिन कहती है कि बच्चे की मेडिकल हालत वेन की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि बच्चे की मां ली सांगमी ने जो मौके पर ओवर रिएक्शन दिया उसकी वजह से हुई है। तभी हान बीच में बोलता है कि यह क्या मजाक है, जज साहब हमें इनकी दलील नामंजूर है। तो होमिन बताती है कि अपोजिशन लॉयर ने अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि बच्चे की यह हालत टक्कर की वजह से हुई है। सही वजह का पता लगाने के लिए हम बच्चे की मानसिक जांच की मांग करते हैं और जज साहब अगली तारीख तक मानसिक जांच कराने की परमिशन देते हैं। कोर्ट से बाहर आने के बाद होमिन खुद की तारीफ सुनना चाहती है और यून को देखती रहती है। जब वह तारीफ नहीं करता तब खुद ही उसे याद दिलाती है और यून कहता है, हाँ आज तुमने अच्छा हैंडल किया। ये सुनते ही एक्साइटेड होकर उसे शुक्रिया कहती है। अगले दिन शाम तक बच्चे की मानसिक जांच वाली रिपोर्ट भी आ जाती है। यून बताता है कि रिपोर्ट हमारी फेवर में है। अब रात में जब होमिन अपने घर जा रही होती है तो रास्ते में उसे हान मिलता है जो कहता है कि मुझे गलती का एहसास हो गया है। होमिन कहती है, केस को जीतने के लिए अगर ये तुम्हारी कोई नहीं चाल है तो प्लीज मुझसे दूर रहो। हान बताता है कि वह उस दिन डर गया था जब होमिन ने उसे अपनी बहन के बारे में बताया था। उसे लगा कहीं उनके बच्चे भी विकलांग पैदा ना हो, पर अब वह फिर से उसके साथ पेचअप करना चाहता है। लेकिन होमिन उसकी बातों में नहीं आती और चली जाती है। घर आने के बाद वह खाना बनाती है और तभी देखती है कि उसकी प्लेट वहां पर नहीं है। अपनी दोस्त जियो से पूछती है तो वह बताती है कि आज तुम्हारी मॉम आई थी और टूटी प्लेट देखकर उसने फेंक दी। यह सुनते ही होमिन को गुस्सा आता है क्योंकि वह उसकी फेवरेट प्लेट थी। इसलिए वह सीधा अपनी मॉम के घर जाती है और चिल्लाती है, अगर वह थोड़ी सी खराब थी तो उसे फेंक क्यों दिया? उसकी मॉम पूछती है, तुम किस बारे में बोल रही हो? तो कहने लगती है, मेरी बहन के बारे में। आपको जो चीज थोड़ी खराब लगती है उसे आप फेंक क्यों देते हो? फिर चाहे वह मेरी बहन हो या फिर कोई प्लेट, आगे से कभी मेरे सामान को हाथ भी मत लगाना। और इतना करके वह यहां से निकल जाती है। अगले दिन कोर्ट में यून डॉक्टर से सवाल करता है और बच्चे की दिमागी हालत के बारे में कोर्ट को बताने के लिए कहता है। डॉक्टर बताती है कि उसका IQ लो है और अपनी मां से गहरे लगाव के कारण वह सप्रेस एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहा है। सीधे शब्दों में कहे तो उसकी मां जो कहती है और करती है उसके खिलाफ वह कोई फैसला नहीं ले पाता है। यून कोर्ट में हादसे वाला वीडियो चलाता है और पूछता है, क्या ली सांगमी के इस ओवर रिएक्शन से बच्चे के दिमाग पर असर पड़ सकता है? और डॉक्टर बताती है कि हाँ ये मुमकिन है। जिसके बाद वह ली सांगमी से कुछ सवाल करता है और कोर्ट को बताता है कि उनके हस्बैंड एक डॉक्टर है जो अक्सर बाहर रहते हैं। मिंगू के जन्म के 1 साल बाद सांगमी ने अपनी जॉब छोड़ दी, ना कभी अपने दोस्तों से मिली और ना ही रिश्तेदारों से। उसने अपना खालीपन दूर करने के लिए बच्चे को अपना शिकार बनाया। बच्चा अपनी मां से इतना इमोशनली उलझ गया कि वह जो भी कहती उसे सच मान लेता। यून कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए बताता है कि मिंगू पूरे 21 महीने का हो चुका है, पर सिर्फ 1 ही हफ्ते के लिए प्ले स्कूल गया है। यून सांगमी से इसके बारे में पूछता है तो वह जवाब देती है कि मिंगू उसके बिना वहां पर रह नहीं पा रहा था। यून कहता है, जज साहब हमने प्ले स्कूल में पूछताछ की और वहां के स्टाफ का कहना है कि 3-4 दिन बाद बच्चे का दिल वहां पर लग गया था। तो इसका मतलब तो यही निकलता है कि जब मिंगू ने अपनी मां के बिना ही जीना सीख लिया तो सांगमी को फिर से अकेलेपन का डर सताने लगा और उसने मिंगू का प्ले स्कूल जाना बंद करवा दिया।
मी सांगमी के परवरिश के अपने तरीके की वजह से मिंगो पहले से ही मानसिक रूप से काफी कमजोर हो चुका था। अगर बच्चे की इस मेडिकल हालत की कोई जिम्मेदार है तो वह खुद उसकी माँ है। जिसके बाद वह सांगनी से कहता है कि तुमने अपने ही बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी है, तुम मां बनने के लायक भी हो या नहीं। यह सुनकर होमीन भी काफी भावुक हो जाती है और इस तरह वह केस जीत जाता है। कोर्ट से बाहर निकलते ही होमीन काफी दुखी थी और यून से पूछती है कि केस तो हम डॉक्टर के बयान से ही जीत गए थे, फिर उस बेचारे के घावों पर इतना नमक छिड़कने की क्या जरूरत थी। यून कहता है नहीं तो वह अपनी पूरी लाइफ यही सोचती रहती कि वह एक अच्छी माँ है। माएँ भी इंसान ही होती है और इंसान मतलब के लिए शैतान भी बन सकते हैं। दुनिया में ऐसी औरतें भी हैं जो मां नहीं बनना चाहती और ऐसी भी जिन्हें मां बनना भी नहीं चाहिए। होमीन कहती है जानती हूं आप उसे बातों से दुखाना चाहते थे, पर एक बुरी बात किसी की जान भी ले सकती है। यून कहता है मिस कांग, होमीन अपनी हदों में रहो, और यहां से निकल जाता है। होमीन घर आने के बाद अपनी दोस्तों से बात करती है और सियोल कहती है वकीलों को तो यह कहना ही पड़ता है, किसी को बुरा लगेगा, इस डर से वह कैसे लड़ेंगे। होमीन कहती है पर इतना भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, तो जियो कहती है तू भी कुछ कम नहीं है, अगर डांट लिया तो यून को भी शर्मिंदा कर देगी। फिर वो यह भी बताती है कि होमीन के लॉयर बनने में उसका कितना बड़ा हाथ था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जब होमीन डिसलेक्सिया से जूझ रही थी और पूरा दिन बेड पर खाली गेम खेलती रहती। अपनी दोस्तों के साथ टहल रही होती है कि उन्हें जियोन के डैड मिलते हैं जो काफी अच्छे इंसान थे। उनकी कंपनी में हुए एक हादसे में कमर के नीचे गहरी चोट आई थी और कंपनी की बॉस ने उनकी अच्छाई का फायदा करा, उठाकर इंश्योरेंस का क्लेम नहीं करने दिया, और यहां से होमीन के लॉयर बनने का सफर शुरू हुआ। वो फिर एक लॉयर बनकर अपनी दोस्त को लेकर जियोन के डैड की कंपनी में पहुंच जाती है। वो उससे कहती है कि मैनेजर की चोट को देखकर लगता है कि वो काम के वक्त लगी चोटें हैं और इसका कारण पुरानी मशीनरी को नहीं बदलने की लापरवाही है। बॉस कहता है पर उसने तो पहले ही इसकी जिम्मेदारी लेने का बयान साइन करके किस्सा खत्म कर दिया है। होमीन कहती है दबाव में किए साइन मंजूर नहीं होते, काम से जुड़ी चोट छुपाना और मशीनों की खामियां नजरअंदाज करना। इस रूम में कर्मचारी सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिनियम के तहत आपको जेल भी हो सकती है। ऊपर से एक्सीडेंट का इल्जाम मजदूर पर डालने की कोशिश को क्रिमिनल लॉ के तहत सजा के तौर पर माना जाता है। दरअसल बॉस ने पुरानी मशीनरी को लेकर उस पर कोई कार्यवाही ना हो जाए, इस डर से जियोन के डैड को इमोशनल ब्लैकमेल किया कि ऐसा करने से कंपनी बंद हो जाएगी और सबकी नौकरियां भी चली जाएंगी। उसके डैड ने सबकी भलाई को देखते हुए पूरी जिम्मेदारी खुद लेकर बयान पर साइन कर दिया था, पर होमीन ने उसकी बहन बजा दी और बॉस को जियोन के डैड को हर्जाने के तौर पर एक जमीन का टुकड़ा देना पड़ा। असल में उस जमीन की कीमत हर्जाने के 8वें हिस्से के बराबर थी, पर उसके डैड इतने भोले थे कि वह जमीन रख ली और बाद में उसी जमीन के दाम इतने बढ़ गए कि अब जियोन अपनी लाइफ खुशी खुशी जी रही है। तभी होमीन के पास जियोन का कॉल आता है जो उसे ऑफिस में आने के लिए कहता है। दोनों देर रात तक काम करते हैं, जिसके बाद होमीन देखती है कि यून ब्रेक एरिया की तरफ जा रहा है। यून अपने लिए कॉफी बना रहा था और होमीन भी उसके पीछे चली जाती है और ऐसे लोटांगी करती है जैसे उसे बहुत नींद आ रही हो। यून अपनी कॉफी तैयार करके पीने लग जाता है और वह खुद से कहती है कि मैं भी कॉफी पीऊंगी, पर जब यून उसकी हरकतों को समझ नहीं पाता तो वह खुद ही कहने लग जाती है कि वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या आप मेरे लिए भी ऐसी कॉफी बना देंगे। जिसके बाद यून उसके लिए भी कॉफी बना देता है और दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। होमीन कहती है आज मैंने कोर्ट में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। यून कहता है कोई बात नहीं, जिसके बाद वह अपनी बहन को बारे में बताती है जिसे उसके मौसा मौसी ने गोद ले लिया था। अपनी मां के बारे में बताती है कि वह उसकी बहन की विकलांगता को अपनी कमी मानने लगी और इसको होमीन के जरिए पूरा करने के चक्कर में अपनी जॉब भी छोड़ दी। होमीन की परवरिश में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी और फिर डिसलेक्सिया हो जाने की वजह से होमीन को हाई स्कूल का लास्ट ईयर क्लियर करने में 3 साल लग गए। यून कहता है पर तुम्हारी एज को देखकर नहीं लगता कि तुम टॉप आउट हो। होमीन बताती है क्योंकि मैं बचपन में काफी होशियार थी तो मुझे 2 क्लास स्किप करने का मौका मिला। आज मुझे कोर्ट में लगा कि आप मेरी मां पर चिल्ला रहे हो। माएं भी इंसान होती है और इंसान मतलब के लिए शैतान भी बन सकते हैं। आपकी यह बात मुझे अजीब सा सुकून दे गई, इससे मुझे हकीकत समझने में मदद मिली और माफ करने में भी। यून उसकी बातें सुनकर पुराने पलों को याद करता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां हम देखते हैं कि यून जब एक दिन ऑफिस से घर लौटा तो उसने देखा कि डस्टबिन में प्रेगनेंसी टेस्ट वाली स्ट्रिप पड़ी है जो कि पॉजिटिव थी। वह खुशी के मारे अपनी बीवी के पास गया, पर उसकी बीवी ने शायद अबॉर्शन करवा लिया था। जब अपनी बीवी से इसके बारे में बात की तो उसने बताया कि हमने शादी से पहले तय किया था कि बिना बच्चों के खुशी खुशी रहेंगे, और यह सुनकर यून काफी ज्यादा दुखी हो गया था। यून होमीन से कहता है कि हम अपने दिमाग को समझा सकते हैं पर दिल को नहीं। वह तो आज भी उसे गलती मानता है। जिसके बाद वह होमीन को बाय बोलकर जाने लगता है और होमीन उसे कॉफी के लिए शुक्रिया करती है और यून कहता है कोई बात नहीं। घर जाते समय यून अपने डॉग हीज के बारे में सोचता है जिसे वह अपने बेटे की तरह मानता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।